नमस्कार, मैं आरवी सिंह यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल आरवी सिंह यादव एडिटर। आज मैं आपको ईरान की बर्बादी करने वाली मोसाद की एजेंट जो फ्रांस में पैदा हुई कैथरीन मकदम, उसने ईरान में किस तरह से घुसपैठ की और वहाँ की वो जो पूरी लीडरशिप थी उसको अपने काबू में करते हुए उसके साथ तमाम संबंध कायम किए और वो उसने सिया धर्म अपनाया और वहाँ उनकी जो अफसरों की महिलाएं हैं उनसे जाकर के मेल मुलाकात करके उनके जो अफसर मारे गए हैं उन अफसरों के घरों की तस्वीरें, सारी जानकारी मालूमात करके सारी चीज़ें वो मोसाद तक पहुंचाती रही। और ईरान जो कितना, मैं समझता हूँ इस मामले में भोला भाला कंट्री है, उसने इस तरह से एक महिला पर इतना भरोसा कर लिया कि उसे वो जितने भी फंक्शन होते थे, सीक्रेट मीटिंग्स होती थी, उसमें अधिकारी उसे अपने साथ ले जाने लगे और सारी खुफिया जानकारी देते रहे। इसलिए मैं अब आपको ज़्यादा क्या बताऊं कैथरीन के बारे में, आप पूरी सुन लीजिए। जो मखदूम टाइम्स है, कोई मजलिस टाइम, वो उसने पूरी कहानी इस मामले में आपके सामने रखी है, तो देखिए ये वीडियो। इसराइल की लड़ाई में भी यही हुआ। इसराइल ने जब ईरान पर 13 जून को हमला किया तो पहले ही दिन के हमले में इसराइल ने ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचा दिया। ईरान के 20 से ज्यादा टॉप कमांडर और लीडर की शहादत हो जाती है, जिसमें आर्मी के अहम तरीन जिम्मेदारान, कमांडर और कमांडर इन चीफ शामिल हैं, न्यूक्लियर साइंटिस्ट शामिल थे। और इसराइल ने ईरान पर हमला बाहर से ज्यादा अंदर से किया था। इसराइल ने दावा किया था कि उसने 200 जंगी जहाजों से हमला किया, लेकिन उससे ज्यादा अंदर से हमला हुआ। हर एक कमांडर की लोकेशन का पता था, कहां पर टॉप कमांडर्स की मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग रूम का भी इसराइल को पहले से पता था। कौन से घर में कौन से टॉप कमांडर या न्यूक्लियर साइंटिस्ट रहते हैं, हर एक की लोकेशन पता थी। इतना ही नहीं बल्कि इसराइल ने ईरान में अपने मिसाइल का कारखाना बना रखा था, फैक्ट्री बना रखी थी, ड्रोन का वर्कशॉप खुला हुआ था। और ये सब पिछले 8 सालों से इसराइल कर रहा था। इसराइल की जो सबसे बड़ी इंटेलिजेंस है, जिसका नाम मोसाद है, वो ईरान में बहुत मजबूत मानी जाती है और 8 साल से उसने पूरी तैयारी कर रखी थी। और पिछला जो 3 साल गुजरा है उसमें तो मोसाद ने बहुत मेहनत के साथ, जिद्दोजहद के साथ ईरान में काम किया है। एसोसिएटेड प्रेस ने एक रिपोर्ट भी शाये की है, जिसमें एपी ने दावा किया कि जो मोसाद के कुछ अफसरान हैं, उन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बताया कि किस तरह मोसाद ने ईरान में अपनी मजबूत पकड़ बनाई थी, अपना मिसाइल का कारखाना खोला था, अपनी गाड़ियों को वहां इन लोगों ने पहुंचाया था और मिसाइल को इधर से उधर ये लोग मुंतकिल कर रहे थे। और मोसाद के इस पूरे अमल को आगे बढ़ाने में, मोसाद को आला रहनुमा तक एक्सेस कराने में या अहम रहनुमा की लोकेशन हासिल करने में जिसने सबसे अहम किरदार निभाया है, वो नाम है या वो तस्वीर है इस खातून की।
आप इस मोहतरमा को देखिए, इस खातून को देखिए, इनकी तस्वीर आपको हिजाब में नजर आ रही है, अलग अलग लुक में ये मोहतरमा नजर आ रही है। इन्होंने ये पट्टी लगा रखी है इमाम हुसैन की, यहाँ हिजाब में बैठकर ये इंटरव्यू कर रही है। हर जगह ये हिजाब और बुर्के में है, लेकिन ये इस खातून का और मोहतरमा का असली चेहरा नहीं है। ये मुसलमान नहीं है, बल्कि ये मोसाद की एजेंट थी, और इतनी पावरफुल एजेंट थी जिसने सुप्रीम लीडर तक ईरान में रसाई हासिल कर ली थी। ये इसका असली चेहरा है। इसका नाम है कैटरीन पेरेज शेकडम। ये फ्रांस की रहने वाली थी, फ्रांस में इसकी पैदाइश हुई और ये यहूदी घर में पैदा हुई, और इसने यमन में जाकर काम करना शुरू किया यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल के लिए। यमन में काम करते हुए इसने एक मुसलमान से शादी की और इसने इस्लाम कबूल कर लिया। कुछ दिनों के बाद इसने सुन्नी इस्लाम से नफरत करके शिया इस्लाम में अपने अकीदे का इजहार किया और खुद को कहा कि मैं शिया मुसलमान हूँ। उसके बाद शियों की अकीदा की अहमियत पर, इमाम हुसैन पर, हजरत अली पर और बहुत सारे उमूर पर इसने किताबें लिखी। इसने मज़ामीन और आर्टिकल लिखना शुरू कर दिया। इसने ईरान के लोगों के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा करना शुरू कर दिया। इसके आर्टिकल को दुनिया भर के अखबारात में जगह मिलने लगी, और ईरान के न्यूज़पेपर्स में, ईरान के अखबारात में सबसे ज्यादा इस खातून के मज़ामीन को जगह मिलने लगी। हर एक मैगजीन में वहाँ इसका जो आर्टिकल है वो छपने लगा। ईरान के जो सुप्रीम लीडर है अल्लामा आयतुल्लाह खामनई, उनकी जो अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है खामनई.ir, उस पर भी इस मोहतरमा का, या कह लीजिए इस जासूस का मजमून छपने लगा। उसके बाद इसकी फिर ईरान में एंट्री होती है, ये ईरान जाती है और ईरान पहुँचकर ये वहाँ के कई अहम लोगों से मुलाकात करती है। ईरान के जो उस वक्त सदर थे, अब उनका इंतकाल हो गया, इब्राहिम रईसी, उनसे कुर्बत हो जाती है, उनका ये इंटरव्यू करती है। इतना ही नहीं बल्कि ईरान के जो दूसरे टॉप कमांडर्स थे उसके साथ इसकी मुलाकात होती है, और ईरान में इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत बढ़ जाती है, और किसी को पता तक नहीं लग पाता कि मोसाद की एजेंट है। ये इजराइल के लिए काम कर रही है, ये ईरान के तमाम टॉप कमांडर्स की लोकेशन हासिल कर रही है, और उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले 3 सालों में मोसाद ने ईरान में अपनी जड़ें बहुत मजबूत बना ली। आपको जानकर हैरानी होगी, रिपोर्ट सामने आई है कि मोसाद का ईरान में बाज़ाब्ता अपना एक वर्कशॉप था जहां ड्रोन को असेंबल किया जाता था। ईरान में मोसाद की मिसाइल की फैक्ट्री थी जहां लोग मिसाइल बनाते थे और काम कर रहे थे। कई सारी गाड़ियां मोसाद की थी जिन गाड़ियों से ड्रोन को और मिसाइल को इधर से उधर ले जाया जाता था, और वो तमाम जगह जहां पर ईरान का मिसाइल रखा हुआ है, जहां पर ईरान का मिलिट्री बेस है, जहां पर उनके फाइटर प्लेन रखे हुए हैं, उन जगहों पर इजराइल ने अपने ड्रोन को पहुंचा दिया, अपने मिसाइल को पहुंचा दिया। और 13 जून की रात में जब इजराइल ने ईरान पर हमला किया तो इन ड्रोन के जरिए, इन मिसाइलों के जरिए ईरानी आर्मी को पूरी तरह मोसाद ने कंफ्यूज कर दिया। पता ही नहीं चल सका ईरान की आर्मी को कि कहां से हमला हुआ, किसने हमला किया, एयर स्पेस में क्या कुछ हो रहा है, और इजराइल अपने एजेंडा में कामयाब हो गया। आप इसकी अहमियत का अंदाजा लगाइए कि इसने साबिक सदर इब्राहिम रईसी का इंटरव्यू कर रखा है। देखिए ये हिजाब में इधर बैठी हुई है। आप एक और तस्वीर देखिए, यह है शेख इस्माइल हनिया, हमास के सरबराह रहे हैं, और 31 जुलाई 2024 को तेहरान में ही इजराइल हमले में इनकी, मैंने शुरू में बताया कि तेहरान के जितने बड़े बड़े अखबारात हैं या दुनिया के जो बड़े बड़े न्यूज़पेपर हैं वहाँ इसने आर्टिकल लिखा है, और अपने आर्टिकल में ये शिया की तारीफ करती थी, शियों के अकीदों की तारीफ करती थी, फ़लस्तीनियों की तारीफ करती थी, हमास की तारीफ करती थी, जो रेजिस्टेंस ग्रुप है उनको खुलकर ये सपोर्ट करती थी। ईरान का जो सपोर्ट है रेजिस्टेंस ग्रुप को, उसको ये खुलकर सपोर्ट करती थी। और इतना ही पर इसने इक्तफा नहीं किया बल्कि इजराइल पर शदीद तनकीद करती थी। यहूदियों का जो अकीदा है उसको बुरा भला कहती थी। ये बिन्यामिन नेतन्याहू को दहशतगर्द तक लिखती थी, और दुनिया भर के मज़ामीन, दुनिया भर के न्यूज़पेपर में जब इसका आर्टिकल को जगह मिलती थी
تو سب سے زیادہ تعریف کی جاتی تھی کہ ایک ایسی لیڈی جو یہودی فیملی میں پیدا ہوئی، اس نے شیعہ اسلام کو اپنا لیا اور اب وہ شیعوں کی عقیدت میں مبتلا ہے اور پوری دنیا میں وہ ایران کی تعریف کر رہی ہے۔ یہ نیوز پیپر کی لسٹ ہے جہاں جہاں اس نے کام کیا ہے، اور دیکھیے پرشین انٹرنیشنل افیئرس کونسل میں اس نے کام کیا ہے، اس کے علاوہ تہران ٹائمز میں اس نے آرٹیکل لکھا ہے، IRIB یہ ایران کا سرکاری ریڈیو ٹیلی ویژن چینل ہے، اس میں اس نے کام کیا ہے، جس کی بلڈنگ پر کل ہی حملہ ہوا تھا۔ دا مجلہ ہے، وہاں اس کے آرٹیکل چھپتے رہے ہیں، پریس ٹی وی میں اس کے آرٹیکل چھپے ہیں، ہف پوسٹ میں اس کے آرٹیکل چھپے ہیں، فورن پالیسی ایسوسیشن میں اس کے آرٹیکل چھپے ہیں، اور یہ جو جتنے اوپر کے آپ کو دکھ رہے ہیں سب ایران کے ہی میڈیا ہاؤسز اور اخبارات ہیں۔ یمن پوسٹ میں اس کے اخبارات چھپے ہیں، دا اوسلو ٹائمز میں اس کا آرٹیکل چھپا ہے، اور مڈل ایسٹ میں چھپا ہے، دا گارجین انگلینڈ کا سب سے بڑا اخبار مانا جاتا ہے، وہاں اس کا آرٹیکل چھپا ہے، RT میں چھپا ہے، مہر نیوز بھی ایران کا ہے وہاں چھپا ہے، تسنیم نیوز ایجنسیز میں اس نے کام کیا ہے، بھی ایران کی بڑی نیوز ایجنسی مانی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ منٹ پریس نیوز میں اس نے کام کیا ہے، امریکن ہیرالڈ ٹریبیونز میں کام کیا ہے، اوپن ڈیموکریسی میں، دا ایج آف ریفلیکشن اینڈ مینی مورز۔ تو اتنے سارے میڈیا ہاؤسز کے ساتھ اس نے کام کیا ہے، اس کا آرٹیکل کو جگہ ملی، اور اس نے دراصل اپنے کیریئر کا آغاز مختلف انداز میں کیا تھا۔ یہودی گھرانے میں یہ پیدا ہوتی ہے، اس کے بعد یہ یونائٹڈ نیشن کی سیکورٹی کونسل کے لیے کام کرتی ہے یمن جا کر کے، وہاں یہ ایک مسلمان سے شادی کر لیتی ہے، سنی بن جاتی ہے، پھر یہ ایران سے قریب ہونا چاہتی ہے اور شیعہ بن کر کے اس نے پہلے ایک کتاب لکھا۔ یہ 2015 میں اس کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ اس کتاب کا پورا نام ہے عربیاز رائزنگ انڈر دی بینر آف فرسٹ امام۔ 2015 میں کیٹرین نے اس کتاب کو لکھا۔ یہ اس کتاب کا سر ورق ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں، عربیاز رائزنگ، کیٹرین شیگڈم یہ اس کی آتھر ہے، رائٹر ہے، امیزن پر یہ کتاب موجود ہے۔ اس کتاب میں کیٹرین نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا جو دور خلافت ہے اس کا تذکرہ کیا ہے، اس دور کی کامیابیوں کا تذکرہ کیا ہے۔ اس کتاب میں کیٹرین نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کو سب سے زیادہ جو ترقی ملی، مسلمانوں کو پوری دنیا میں جو فتح ملی، یا مسلمانوں کا جو عروج شروع ہوا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، اور ٹائٹل اس نے بڑا نرالا رکھ دیا، عربیاز رائزنگ انڈر دی بینر آف فرسٹ امام۔ شیعوں کے فرسٹ امام یا پہلے خلیفہ حضرت علی مانے جاتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چوتھے خلیفہ ہیں اور امامت کا تصور ادھر ہے۔ تو اس خاتون نے، اس محترمہ نے شیعوں کے ہاں قربت بڑھانے کے لیے، ایران میں داخل ہونے کے لیے شیعوں کے عقیدہ کو بڑھاوا دیا، اور اس کی یہ پہلی کتاب سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد اس نے ایک اور کتاب لکھا 2016 میں۔ اس کتاب کا اس نے نام رکھا فروم مکہ ٹو دی پلین آف کربلا، واکنگ ود دا ہولی ہاؤس ہولڈ آف دی پروفٹ، کیٹرین شیگڈم۔ یہ جو کتاب ہے دراصل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مکہ سے کربلا کا سفر کیا، اور جو پورا واقعہ ہوا، کربلا کی جو تاریخ ہے اپنی جگہ، تو اس کتاب کا اس نے نام ہی رکھا کہ مکہ سے کربلا تک کا سفر اہل بیت کے مقدس لوگوں کے ساتھ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آل و اولاد تھی ان کو اہل بیت کہا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ حضرت امام حسین نے جو کربلا تک کا سفر کیا، تو 2016 میں کیٹرین نے اس کتاب کو لکھا، اور اس کتاب کو بھی اس نے شیعوں کے عقیدے کے مطابق لکھا۔ اور یقینی بات ہے کہ جب کوئی یہودیت کو چھوڑ کر مسلمان بن جائے گی اور پھر وہ کتاب لکھے گی، آرٹیکل لکھے گی، اپنے ہی ریلیجن کو برا بھلا کہے گی، تو کون اس پر یقین نہیں کرے گا، بلکہ ایسے لوگوں کی بہت زیادہ اہمیت بڑھ جاتی ہے۔ جیسے ہم انڈیا میں دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی موہت شرما ہے، کوئی رجت شرما ہے، یا اس طرح کا کوئی اور نام ہے، اگر وہ اسلام کی بات کرتا ہے، مسلمانوں کی بات کرتا ہے، تو مسلمانوں کو ان پر بہت زیادہ وشواس ہوتا ہے، بہت زیادہ بھروسہ ہوتا ہے، مسلمان ان کو سبسکرائب کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں، ان کے فالوور بن جاتے ہیں، اور پھر ان میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو کچھ ہی دنوں میں بدل جاتے ہیں، ان کی اصلیت سامنے آ جاتی ہے۔ ٹویٹر پر لگاتار ایسے لوگ نظر آتے ہیں جو فالوورز بڑھانے کے لیے شروع میں مسلمانوں کے فیور میں لکھتے ہیں، مسلمانوں کی ہمدردی جتاتے ہیں، اور جیسے مسلمان ان کے نزدیک ہو جاتے ہیں، مسلمان ان کو ڈونیشن دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کو پیسہ دینا شروع کر دیتے ہیں، ان کے کاموں کی تعریف کرتے ہیں، ان کے یوٹیوب چینل کے لیے، ان کے ٹویٹر کے لیے، ان کے دوسرے پروجیکٹ کے لیے، پھر
दो चार महीना 2-4 साल बाद उनका रवैया बदल जाता है। तो इसने भी जब ऐसी किताब लिखी तो कौन इस पर यकीन नहीं करेगा। इसने एक और किताब लिखी, द टेल ऑफ गिरान रेजिस्टेंस। इस किताब में दरअसल इसने यमन के हौसियों का तज़किरा किया। यमन के हौसी लगातार सऊदी अरब के साथ 10 साल तक लड़ते रहे। यमन के हौसियों ने जिद्दोजहद की, और आज भी यमन के हौसी मजबूत हैं, बरकरार है। सऊदी अरब को यमन के हौसियों के मुकाबले में शिकस्त का सामना करना पड़ा है। इस किताब में कैटरीन शेकडम ने यही लिखा कि यमन के जो हौसी हैं इनमें ज्यादातर जैदी शिया है। जैदी शियों ने ही यमन के हौसियों की जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है अंसारुल्लाह, उसकी बुनियाद रखी थी। कैटरीन ने इस किताब में अंसारुल्लाह की तारीफ की है, जैदी शिया की तारीफ की है, सऊदी अरब की इसने शदीद तनकीद की है। सऊदी अरब को एक तरह से इसने मुजरिम करार दिया कि उसने इंसानियत का या ह्यूमैनिटी का कत्ल किया यमन में। इस किताब में पूरा तस्करा है जिसका नाम है अ टेल ऑफ गिरान रेजिस्टेंस यमन, द वहाबी एंड द हाउस ऑफ सऊद। ये पूरा नाम है और इसे आप समझ सकते हैं कि जो एक टर्म है, एक इस्तिलाह है दुनिया में कि वहाबी या शिद्दत पसंदी, तो उसको इसने इसमें एक तरह से काउंटर किया है, उसका तस्करा किया है। ये 3 इसकी अहम किताब है और इसकी जो 3 किताब सामने आती है जिसकी वजह से इसकी मकबूलियत और ज्यादा बढ़ जाती है। ईरान में इसको हाथों हाथ लिया जाता है, ईरान का ये सफर करती है और फिर वहां ये टॉप लीडर्स तक रसाई हासिल कर लेती है। इसके बारे में जो इंफॉर्मेशन आई है, जो रिपोर्ट आई है, उसमें बताया जा रहा है कि ईरान के 100 से ज्यादा जो टॉप लीडर्स हैं, जो आला सतह की क़यादत में शामिल हैं, उसके साथ इसकी मुलाकात हुई है। सुप्रीम लीडर के साथ मुलाकात हुई या नहीं हुई उस हवाले से कहीं कोई तस्करा मौजूद। जो आर्मी के कमांडर्स रहे हैं उनके साथ मुलाकात हुई है। पासदारान इनकलाब के जो रहनुमा रहे हैं उसके साथ मुलाकात रही है। इसके अलावा इसके ताल्लुकात और भी कई लोगों से ईरान में थे। फिर 2021 में जाकर के इसने टाइम्स ऑफ इजराइल में एक आर्टिकल लिखा और उस आर्टिकल में इसने अपनी सच्चाई बताई और कहा कि मैं यहूदी हूं, मैं ज़ियोनिस्ट हूं, मैं सहयूनी हूं और मैं तो मोसाद के लिए काम कर रही थी। ईरान में जगह बनाने के लिए, टॉप लीडर्स तक पहुंचने के लिए मैंने अपना नाम बदला था, टॉप लीडर्स तक पहुंचने के लिए मैंने मजहब बदल लिया था, मैं मोसाद के लिए काम कर रही थी। कुछ रिपोर्ट इसके बारे में यह भी सामने आई है कि ईरान की औरतों के साथ भी इसने अपने अच्छे ताल्लुकात बना लिए थे। जब टॉप लीडर्स के साथ इसके अच्छे ताल्लुकात थे, हिजाब में थी, बुर्का में थी और एक तरह से नौ मुस्लिम थी, तो ईरान की जो पढ़ी लिखी खवातीन हैं, टॉप लीडर्स की जो फैमिलीज हैं, उन तक इसकी रसाई हो गई और उसके जरिए इसने और सीक्रेट इंफॉर्मेशन को हासिल करना शुरू कर दिया। इसके बारे में जो कुछ और इंफॉर्मेशन है आप जरा सा स्क्रीन पर देखिए कि कैथरीन पेरीद शेकडम एक फ्रांसीसी सहाफी, सियासी तज्जिया निगार और तबसरा निगार हैं जो मिडिल ईस्ट और इस्लामी उमूर पर महारत रखती है। वो फ्रांस के एक सेकुलर यहूदी खानदान में पैदा हुई। उसके बाद इसने इस्लाम कबूल किया और सुन्नी से शिया इस्लाम की तरफ ये माइल हो गई। इसने शिया अकायद पर कई किताबें और मज़ामीन लिखी। इस्लामी शनाख्त का, पहचान का मकसद ईरान और दीगर मुस्लिम ममालिक में दाखिला और रसाई हासिल करना था। इसके बाद इन्होंने खुद को दोबारा यहूदी और सहयूनी शनाख्त के तौर पर मुतारफ करवाया। तो किधर से किधर बदल गई, इसने पूरा अपना लहजा बदल लिया। इसके बारे में कुछ और इंफॉर्मेशन देखिए। शेकडम ने ईरान के कई दौरे किए। मशरिक न्यूज, तस्नीम एजेंसी, मेहर न्यूज और मीडिया इदारों में इसने मजमून लिखा। नवंबर 2021 में टाइम्स ऑफ इजराइल में इसने इंकशाफ किया कि वो मुसलमान नहीं रही और इस्लामी शनाख्त ईरान और मुस्लिम ममालिक में रसाई के लिए इसने अपनाया था। 2017 में ईरान के दौरे के दौरान इन्होंने सदारती उम्मीदवार इब्राहिम रईसी से मुलाकात भी की, उनके साथ दौरे किए, इंटरव्यू लिया। ईरानी हुकाम ने इस पर एतमाद किया क्योंकि वो फ्रांसीसी थी और एक मुसलमान मर्द से शादी कर चुकी थी। फरवरी 2022 में अहमदी नजाद के हामी चैनल ने इल्जाम लगाया कि इसराइली जासूस ईरानी क़यादत में घुस चुके हैं, जिसके बाद ईरानी मीडिया ने शेकडम के तमाम मज़ामीन को हटा दिया। वेबसाइट से इस आर्टिकल को डिलीट कर दिया गया। शेकडम ने इस्लाम के ख़वातीन से मुतल्लिक़ रवैये को नापसंद किया और अपनी असल शनाख्त ईरान जाते वक्त जाहिर नहीं की। इसने तनकीद की, माफ कीजिएगा, इसकी जो कर चुकी है या हो सकता है कि पता रहा हो, लेकिन अंदाजा यही है कि मोसाद का जो भी प्रोग्राम और मिशन होता है वो सीक्रेट होता है, तो इन लोगों को पता नहीं चल सकता। अब इस मोहतरमा की, इस खातून की ये सच्चाई सामने आ गई है कि इजराइल की जासूस थी और
काम कर रही थी ईरान में ईरान को नुकसान पहुंचाने के लिए, और आसानी के साथ टॉप लीडर्स तक इसने अपना एक तरह से वजूद बना लिया, उन तक एक्सेस हासिल कर लिया। और अब ये रिपोर्ट देखिए, जर्नलिस्ट हु इन्फ्लेटेड Iranian regime is new director of We Believe in Israel, कि वो खातून, वो जर्नलिस्ट जिसने ईरान की क़यादत में अपनी जगह बना ली थी। ईरान के टॉप लीडर्स इसको अपने साथ ले जाते थे, उनके साथ ये बैठती थी, उनके साथ ये मशवरे करती थी, अहम इदारों में ये रोल अदा कर रही थी, एडवाइज़र का, मुशीर का। उसने अब कहा कि वो इज़राइल में बिलीव करती है, वो ज़ायोनिज़्म में बिलीव करती है, वो एक सहयूनी यहूदी है, और एक जो ऑर्गेनाइजेशन है वी बिलीव इन इज़राइल, उसकी ये डायरेक्टर बन चुकी है, और ये इसका असली चेहरा है। और अब हर जगह इसकी खबर आ रही है, इसकी सच्चाई सामने आ रही है। लेकिन ज़रा अंदाज़ा लगाइए, सोचिए कि इसने किस तरह अपने आप को बदल लिया, अपने रूप को तब्दील कर लिया, और ईरान के टॉप लीडर्स तक इसने रसाई हासिल करके हर एक चीज़ का अंदाज़ा लगा लिया। और मोसाद के लिए इसने जो कुर्बानी दी है, मोसाद के लिए इसने जो काम किया है, वो यकीनी तौर पर अमेजिंग है, हैरान करने वाला है। और सबसे ज़्यादा जो मुझे इसका वो लगा, इसकी जो वहाँ पहुँच बनाने की कोशिश, जिद्दोजहद की, इसने तीन किताब लिख दी। आप अंदाज़ा तो आप देख रहे थे कैथरीन के बारे में, जो फ्रांस में पैदा हुई और इजराइल का जो मोसाद सीक्रेट जो वर्क करती है, वो खुफिया एजेंसी, उसके लिए वो काम कर रही थी। और सबसे पहले वो यमन आई, और यमन में एक सुन्नी मुसलमान से शादी करके वो मुसलमान बन गई, धर्म परिवर्तन कर लिया। और उसके बाद ईसाई जो सुन्नी इस्लाम था, उसको बुरा भला कह करके उससे वहाँ से तलाक लिया, और फिर ईरान का जो धर्म था, सिया धर्म, उसको अपनाया। और यहाँ आकर के उसने तमाम चीज़ें, तीन किताबें लिखी। कितना समय लगा होगा, 2015 और आज 2025, 10 साल में उसने पूरी कितनी खुफियागिरी की होगी, तब जाकर के ईरान की टॉप लीडरशिप में जगह बनाई, और पूरे मीडिया हाउसेस में जगह बनाई। और उसके बाद तमाम आर्टिकल लिखे, वो आपने सुना। मजलिस टाइम्स ने जो आपके सामने पूरी कहानी रखी है, मैं इस कहानी से बहुत ही मतलब इत्तेफाक रखता हूँ कि उन्होंने पूरी पोल खोल करके रखी है, और ईरान को इस महिला ने कितना नुकसान पहुँचाया, उसकी टॉप लीडरशिप को मरवा दिया। ये सारी चीज़ें आपने देखी, और मैं इससे ज़्यादा और क्या कह सकता हूँ। खैर, वीडियो यदि आपको पसंद आए तो इसे लाइक करें और सर्कुलेट भी करें। हालांकि ये खबर अब पूरे दुनिया में छाई हुई है, और इस तरह पब्लिक डोमेन में चल रही है, इसमें ज़्यादा कुछ बोलने की हमें ज़रूरत नहीं है। आप सुन सकते हैं, पूरी कहानी हमने जो किताब टाइम्स है उसके ज़रिए से आप तक पहुंचाई है। खैर, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करते हुए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच। मैं आरवी सिंह यादव।